कर दो। ठीक, ओके। अब हम कल का वापस पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। कल मैंने 2 घंटे की रिकॉर्डिंग की, लेकिन अचानक से लाइट चली गई तो वो सेव नहीं हो पाया। अब क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें। कल मैंने बहुत मेहनत करके, मैंने कहा आप लोगों को, मैं 1-2 दिन के लिए बाहर जाऊंगा तो मैंने कहा रिकॉर्ड करके क्लास दे दूँ आप लोगों को। लेकिन अब क्या करूं, मैंने कल तो रिकॉर्ड की, लेकिन आप लोगों को पता है कितनी तेज़ बारिश आई। तो बारिश आने की वजह से कल वो जो पूरी मेहनत करी 1.5-2 घंटे की, वो सब चली गई। अब वापस पढ़ाना पड़ेगा आज। वापस थोड़ा रिकॉर्ड कर देता हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों को काम आएगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं जो, अब मैं मुझे वापस पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। हमने पर परागण देखा था, तो पर परागण, पर परागण माध्यम के आधार पर 2 प्रकार का बताया था मैंने, ठीक है। माध्यम के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। एक तो होता है अजैविक पर परागण, और एक होता है जैविक पर परागण, ठीक है। अजैविक के अंदर आते हैं अजैविक कारक। अजैविक कारक कौन है? एक तो जल, जल भी आएगा। अजैविक कारक क्या है? एक तो वायु और एक है जल। और जैविक में कौन आएगा? कीट, ठीक है, पक्षी, चमगादड़, लंगूर, छिपकली, गिलहरी, बहुत सारे, या फिर हम लिख सकते हैं मनुष्य वगैरह, सब जैविक कारक में आते हैं, ठीक है। पर परागण का अर्थ तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। पर परागण का मतलब क्या था कि जो पराग कोश के परागकण हैं, ठीक है, वो क्या हो, वो किसी माध्यम के द्वारा, माध्यम कौन से ले सकते थे हम? जैविक और अजैविक, मतलब वायु, जल, कीट। तो किसी भी माध्यम के द्वारा उसी जाति के दूसरे पुष्प की वर्तिका आगे पर पहुंच जाते हैं, तो दूसरे पे जा रहे हैं, तो उसे हम पर परागण कह रहे थे। अब जा रहे थे, किसके द्वारा जा रहे थे? किसी माध्यम के द्वारा जा रहे थे। तो वो माध्यम कौन कौन से थे? वो एक तो जैविक और अजैविक माध्यम थे। तो इस आधार पर ही पर परागण को 2 भागों में बांटा था, ठीक है। यहां तक आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था। अब आगे पढ़ने वाले हैं हम, अजैविक कारकों को पढ़ेंगे, और फिर बाद में हम जैविक कारकों को पढ़ेंगे, ठीक है। पहला अजैविक कारक कौन सा था? वायु द्वारा पर परागण, ठीक है। वायु द्वारा पर परागण। अब देखो, वायु द्वारा हो, जल द्वारा हो, कीट के द्वारा हो, किसी भी जीव के द्वारा हो, परिभाषा सबकी एक जैसी ही होगी, ठीक है। तो मैं एक परिभाषा समझा रहा हूं, तो फिर बाद में जो दूसरी परिभाषा होगी केवल मैं बोल के थोड़ा सा जल्दी निकल जाऊंगा, तो अपना समय थोड़ा बच जाएगा, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करना आप लोग। देखो, वायु द्वारा पर परागण किसे कहते हैं? तो ये तो है हमारे पास परागकोश, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास? ये हमने परागकोश बनाया। पूरा बोले तो हमारे पास ये क्या है? पुंकेसर। और ये क्या बनाया मैंने? स्त्रीकेसर। और ये ऊपर वाला भाग क्या है?
वृत्तिकाग्र है। ठीक है, तो जब पराग कोश के परागकण, यहां परागकण बनते हैं, तो जब पराग कोश के परागकण पराग कोश से मुक्त होकर, ये पराग कोश से मुक्त होकर किसी माध्यम के द्वारा, ठीक है, किसी माध्यम के द्वारा स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर आते हैं, तो इस क्रिया को तो क्या बोलते हैं, परागण, पर परागण कहते हैं। सॉरी, इस क्रिया को क्या बोलेंगे हम, परागण कहते हैं। ठीक है, जब परागकोश के परागकण मुक्त होकर किसी माध्यम के द्वारा स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर यहां से यहां आ रहे हैं, तो इस क्रिया को हम परागण कहते हैं। पर परागण निकल रहा है क्योंकि पढ़ रहे ये रहे ना अपन बार बार में। अब पर परागण क्या हो, जब ये कोई, तो ये जो परागकोश है ये किसी दूसरे पादप का है और ये किसी दूसरे पादप का है, ये दोनों अलग अलग पादप है लेकिन एक ही प्रजाति के हैं। ठीक है, तो अब परिभाषा बोल रहा हूं मैं, जब परागकोश के परागकण मुक्त होकर वायु के द्वारा किसी अन्य पुष्प की वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, वायु द्वारा पर परागण कहते हैं। परिभाषा लिखता हूं मैं यहां पर, जब परागकोश से परागकण, जब परागकोश से परागकण वायु के द्वारा किसी दूसरे पुष्प की वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो इस क्रिया को वायु द्वारा पर परागण कहते हैं। ठीक है, आगे होगी आप लोगों को बात समझ में कि वायु द्वारा पर परागण किसे कहते हैं, जब परागकोश के परागकण क्या हो, वायु के द्वारा किसी दूसरे पुष्प की वृत्तिकाग्र पहुंच जाते हैं, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं हम, वायु द्वारा पर परागण कहते हैं। ये आगे बात समझ में। अब देखो इस डेफिनेशन को अपन 2-3 में चेंज कर देंगे। जैसे अब यहां पर मैं क्या लिख दूं, वायु की जगह क्या लिख दूं मैं, जल। तो परिभाषा क्या जाएगी, जब परागकोश के परागकण जल के द्वारा किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे हम, जल द्वारा पर परागण कहते हैं। अगर यहां मैं जल की जगह क्या लिख दूं, अब कीट लिख दूं, तो जब परागकोश के परागकण कीट के द्वारा किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, कीट द्वारा पर परागण कहते हैं। इसी प्रकार से कुछ भी लिख दें, छिपकली लिख दें, चमगादड़ लिख दें, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक याद कर लो, एक याद करने के बाद सारी की सारी वैसे की वैसे ही लिखनी है। तो मैंने आप लोगों को ये एक अच्छे से समझा दी है। अब जैसे वायु पढ़ेंगे तो वहां बार बार मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे जल पढ़ेंगे तो वहां जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर मुझे कीट पढ़ाना है तो वहां जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप लोगों को ये एक चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अब वायु द्वारा पर परागण के लिए परागकण में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए ये देखते हैं हम। वायु द्वारा पर परागण के लिए परागकण व
स्त्री केसर की विशेषताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। क्वेश्चन वायु द्वारा पर परागण के लिए परागकण की विशेषता बताओ, पर परागण के लिए स्त्री केसर की विशेषता बताओ, एक नंबर में आ सकता है आसानी से ये, ठीक है ना। या फिर वायु द्वारा पर परागण की क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे होता है, ये किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, और यहां से कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं वो एक एक नंबर के अभी मैं आप लोगों को साथ के साथ बता दूंगा, ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट देखो, वायु द्वारा परपरागण होगा। ठीक है, तो वायु द्वारा परपरागण की क्रिया होगी तो उसके लिए क्या होना चाहिए, परागकण। सपोज करो आप लोग परागकण ये है, ये रहा परागकण, ये जो पेन का ढक्कन है ये परागकण है। ठीक है, अब ये परागकण ये तो भारी है, तो ये क्या उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। तो पहली विशेषता तो क्या हो गई कि परागकण कैसे होने चाहिए, हल्के होने चाहिए। ठीक है, परागकण कैसे होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, जो वो एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर जा सके। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना, परागकण हल्के तो हो, सपोज करो रुई का जैसा हो रुई, अब हल्का तो है वो आसानी से उड़ जाएगा, लेकिन यदि रुई के अंदर पानी भरा हुआ हो तो क्या वो उड़ सकती है, क्या नहीं उड़ सकती। ठीक है, रुई नहीं उड़ेगी, फिर भले बहुत ही छोटा सा अगर हम भाग भी लेंगे रुई का, उसे पानी में डिप करके हाथ पे रख देंगे तो वो उड़ेगा नहीं। तो परागकण कैसे होने चाहिए, परागकण शुष्क होने चाहिए, मतलब सूखे हुए होने चाहिए, तभी वो अच्छे से उड़ पाएंगे। तो परागकण हल्के होने चाहिए, शुष्क होने चाहिए, और तीसरा पॉइंट है सूक्ष्म होने चाहिए, छोटे आकार के होने चाहिए, जो वो आसानी से उड़ सके। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया, परागकण छोटे, हल्के, शुष्क व सूक्ष्म होने चाहिए। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। अब देखो, किसी पुष्प के अंदर परागकण यदि कम संख्या में बनेंगे तो वो वायु के द्वारा उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा तो सकते हैं, लेकिन उनकी संभावना वहां पर पहुंचने की कम होगी। जैसे एक परागकण से 10 ही परागकण बने, सपोज करो, ठीक है, 10 बन गए, अब वो 10 उड़ेंगे तो हो सकता है कि वो जो परागकण उड़ रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, उस समय किसी कीट के द्वारा उनका भक्षण कर लिया गया हो। ठीक है, या फिर उस समय बारिश हो जाए, या उस समय वायु में नमी हो, बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके कारण वो नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, लेकिन यदि किसी परागकण में 10 की जगह 100 बने, ठीक है ना, तो 100 बनेंगे तो सपोज करो उनमें से 90 नष्ट हो गए तो 10 तो बच रहे हैं, तो वो 10 में से 1-2 किसी पुष्प के परागकण पर, सॉरी वृत्तिकाग्र पर पहुंच गए, तो वहां भी क्या करेंगे, वो निषेचन की क्रिया कर सकते हैं, पराग वर्तिकाग्र पहुंच जाएंगे, फिर बाद में वो क्या करेंगे, परागनली प्रवेश करके नर युग्मक बना के वो अंड कोशिका तक पहुंच जाते हैं। तो इसमें अगला पॉइंट क्या हो रहा है कि वायु द्वारा जो परपरागण की क्रिया होती है उसमें परागकण अत्यधिक संख्या में बनने चाहिए। दूसरा पॉइंट आ गया होगा समझ में। ठीक है, पराग कणों की संख्या अधिक होनी चाहिए। परागकणों की संख्या क्या होनी चाहिए, परागकणों की संख्या अधिक होनी चाहिए। अगला पॉइंट, भाई ये तो सब चीज है, अगला पॉइंट है कि पराग कणों में कुछ विशेष संरचनाएं भी होनी चाहिए। कुछ पराग कणों के अंदर ऐसा पाया भी जाता है। जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूं, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, एक काला सा दाना होता है, दाने जैसी संरचना होती है, बिल्कुल काला ब्लैक, उसके चारों ओर ऐसे रेसे निकले रहते हैं। ये व्हाइट कलर के रेसे होते हैं पूरे, ठीक है ना।
अपने सामान्य भाषा में यहाँ पर अपन इसको बच्चों को डराने के लिए बोलते हैं कि हाबू आ गया, ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये देखा होगा आप लोगों ने, बहुत अभी गर्मी में तो काफी उड़ते रहते हैं ये, ठीक है। आंकड़ा जो होता है ना, आंकड़े के अंदर से निकलते हैं ये, ठीक है। तो ये ऐसा सफेद रंग के तो रेसे होते हैं और ये अंदर परागकण होता है। तो अब सफेद रंग के रेसे हैं तो ये क्या करेंगे, रेसे इसको आसानी से उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे। तो परागकण के अंदर कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं भी पाई जाती है। तो इन संरचनाओं को क्या बोलते हैं हम, पक्षमाभी रेसे, ठीक है। या फिर आप लोगों ने कुछ ऐसे देखा हो, ये तो परागकण है बीच में और इसके चारों ओर ये क्या है, ये बन रही है तितली जैसे पंख, पंख जैसी संरचना बन रही है। तो ये पंख जैसी संरचनाएं भी क्या होती हैं, शुष्क होती है। तो ये आसानी से, हल्के होने के कारण आसानी से उड़कर एक स्थान से, मतलब वायु में आसानी से उड़ जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसी संरचना को हम क्या बोल देते हैं, पेपस, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे हम, पराग कणों में कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिनके द्वारा ये उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। आगे बात समझ में। तीसरा, उन संरचनाओं को एग्जाम्पल दे दो यहाँ पर, पक्षमाभी रेसे और पेपस, पक्षमाभी रेसे और पेपस। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, अब देखो ये तो इसके लिए हो गई अब हम स्त्री केसर के लिए देख लेते हैं। अगला पॉइंट आता है कि जो पुष्प होना चाहिए वो अनावृत होना चाहिए। पुष्प कैसा होना चाहिए, अनावृत, खिला हुआ होना चाहिए। जैसे ये पुष्प है, अगर ये खिला हुआ होगा तो इस पे परागकण आसानी से जाकर बैठ जाएंगे, ठीक है। परागकण आसानी से जाकर इस पे क्या करेंगे, चिपक जाएंगे। ये पुष्प कैसा है, मादा पुष्प है, इसके अंदर वृत्तिकाग्र होगा तो जैसे वो उड़ते हुए आएंगे तो आसानी से चिपक जाएंगे। अगर लेकिन ये बंद होगा तो वो इसके ऊपर नहीं चिपक पाएंगे, ये इसके आजू बाजू ही चिपक के रह जाते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या हो गया, पुष्प अनावृत होना चाहिए, ठीक है। फिर पांचवा पॉइंट देखो, अगर किसी पुष्प, जो स्त्री केसर वाला भाग है, स्त्री केसर की वृत्तिकाग्र छोटी है, वृत्तिकाग्र वाला भाग छोटा है, तो परागकण वहां आसानी से नहीं चिपक पाएगा। लेकिन परागकण क्या हो, बड़ा हो, बड़े आकार का, सॉरी, जो स्त्री केसर का वृत्तिकाग्र है वो थोड़ा बड़े आकार का हो तो परागकण उस पर आसानी से चिपक जाता है। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे हम, कि वृत्तिकाग्र बड़ा होना चाहिए। वृत्तिकाग्र बड़ा व फैला हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये वायु द्वारा परपरागण की ये हो गई विशेषताएं, ठीक है। अब वायु द्वारा परपरागण की विशेषताओं के बाद लिखेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बता रहा हूं उन दोनों से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके नीट के एग्जाम में, तो वो दोनों क्वेश्चन देख लेना आप लोग। अभी मैं बता रहा हूं आप लोगों को, तो उनको तो याद कर ही लेना। ये याद करने की ज्यादा विशेष बात नहीं होती क्योंकि ये वैसे भी याद होते हैं। थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, जैसे पढ़ते जाओगे ना आप लोग, तो पढ़ने पे आप लोगों के दिमाग में अपने आप आ जाएगी कि विशेषता क्या क्या होनी चाहिए। भाई वायु द्वारा हो रहा है तो वायु द्वारा होना चाहिए, तो शुष्क होना चाहिए, हल्का होना चाहिए और सूक्ष्म होना चाहिए। इधर से परागकण कैसा होना चाहिए बताओ, याद ही नहीं रहता आप लोगों को,
कमेंट्स कर दिया करो छोटी छोटी बातों पे। सॉरी सॉरी, ये तो रिकॉर्डिंग चल रहा है ना। तो इसमें क्या करना चाहिए, तो छोटे सूक्ष्म होने चाहिए, फिर इनकी संख्या क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। फिर अगर अगला पॉइंट क्या है, विशेष प्रकार की संरचनाएं होनी चाहिए। कौन सी संरचनाएं होंगी, पक्षमावी और पेपस होने चाहिए। पुष्प कैसे होने चाहिए, अनावृत होने चाहिए। और वर्तिकाग्र कैसे होना चाहिए, फैला हुआ होना चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। ठीक है, याद रखना, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आया हुआ क्वेश्चन है ये, जो घास है साइनाडोन। ठीक है, जो घास है इसमें हमेशा वायु द्वारा पर परागण ही पाया जाता है। वायु द्वारा पर परागण की क्रिया किसमें पाई जाएगी, हमेशा यदि पूछा जाए तो अगर ऑप्शंस में घास है तो घास आपको पहले लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वायु द्वारा पर परागण ही होता है। ठीक है, अब क्यों होता है, जैसे ये जो घास होती है, ये घास एक तो गंध युक्त नहीं होती, इसमें कोई खास गंध नहीं आती है, और न इसके कोई फूल आकर्षक होते हैं, कोई कीट इसके ऊपर आ जाए। ठीक है, और न ही ये जो घास है कुछ न तो इसमें बड़े आकार के पुष्प होते हैं, कोई विशेष प्रकार की संरचना भी नहीं होती है। तो इसमें क्या है, हवा के द्वारा ही ये क्या करते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। तो इनमें मुख्य रूप से जो परागकण होंगे वो वायु के द्वारा उड़कर ही दूसरे पुष्प के ऊपर जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मक्का के पुष्पों में भी वायु द्वारा पर परागण, या हम क्या लिख सकते हैं, पर परागण या स्वपरागण होता है। लेकिन हमें तो मुख्य रूप से पर परागण पढ़ना है यहाँ पर, इसलिए हमें ये याद रखना है पर परागण होता है। अगर स्वपरागण आ जाए तो भी गलत नहीं है। ठीक है, तो दोनों ही लिखोगे आप लोग। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ आप लोगों के सामने। घर पे बैठे बैठे सोचना कि भाई ये जो आंसर पूछा है मैंने वो आप लोगों को आता आया है या नहीं आया है। ये आप लोगों के सामने है मक्का का पादप। ठीक है, ये मक्का का पादप है। ठीक है, अब इस पादप को देख के आप लोग बता सकते हैं कि ये पादप एक लिंगी है या द्विलिंगी है। अभी तो आप लोगों को संरचनाएं पता नहीं है। ये तो है नर पुष्प, और ये वाला है मादा पुष्प। ठीक है, क्योंकि ये जो संरचना बनाई ना, जो अपन मक्का का भुट्टा बोलते हैं या सरा बोलते हैं, ये सब क्या है, यही है वो संरचना, ये वाली संरचना। और ये जो रेसे निकल रहे हैं ना, इन रेसों को बोलते हैं हम टेसेल, या क्या बोलते हैं हम, फूंदने। यही बोलते हैं अपन तो हिंदुस्तानी में, फूंदने, या फिर इसको क्या बोलेंगे, टेसेल। ठीक है, अब इसको देख के आप लोग बता सकते हो कि मक्का का पादप लिंगता के आधार पर कैसा होता है। जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर, मक्का का पादप लिंगता
के आधार पर किस प्रकार का होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, लिंगता के आधार पर किस प्रकार का होता है। तो ये एक लिंगी होगा या द्विलिंगी होगा। पादप की बात कर रहे हैं अभी हम, तो पादप तो कैसा होता है, द्विलिंगी होता है। पादप कैसा होता है, द्विलिंगी होता है, क्योंकि इसमें नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों हैं इस पादप के अंदर। तो ये कैसा है, लिंगता के आधार पर, लिंगता के आधार पर ये द्विलिंगी होता है, या हम इसको उभयलिंगी बोल सकते हैं। द्विलिंगी या उभयलिंगी होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, मक्का के पुष्प लिंगता के आधार पर किस प्रकार के होते हैं। तो मक्का के पुष्प लिंगता के आधार पर, तो ये नर पुष्प तो ये अलग है और ये मादा पुष्प ये अलग है। ठीक है, तो लिंगता के आधार पर पुष्प कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं, क्योंकि नर पुष्प अलग है और मादा पुष्प अलग है, सिंगल सिंगल है ये। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक लिंगी कहते हैं। मक्का के पुष्प एक लिंगी। तो जब भी क्वेश्चन आए ना तो थोड़ा उसको ढंग से पढ़ लेना एक बार, फिर उसके बाद आंसर देना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके अंदर, क्वेश्चन है मक्का के पादप में पर परागण किस संरचना के द्वारा होता है। तो मक्का के पादप में जो पर परागण है वो किस संरचना के द्वारा होता है, टेसेल के द्वारा। किसके द्वारा होता है, टेसेल के द्वारा। कैसे, ये जो टेसेल है ना, ये टेसेल वास्तविक रूप में क्या है, ये जो फूंदने निकल रहे हैं ये लंबे लंबे, ये फूंदने वास्तविक रूप में क्या है, ये फूंदने का जो शीर्ष भाग है वो तो होता है वृत्तिकाग्र। क्या होता है, वृत्तिकाग्र। और ये लंबा जो भाग है, ये जो शीर्ष भाग है और ये लंबा भाग होता है वृत्तिका। और इसके जो आधार में दाने बनेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसमें दाने बनेंगे जिसको हम मक्का के दाने बोलते हैं ना। ठीक है, पॉपकॉर्न बनते हैं जिनसे। ठीक है, तो ये भाग क्या होता है, अंडाशय। ठीक है, तो वृत्तिकाग्र के द्वारा ही क्या होता है, आप लोगों को पता है कि किस संरचना के द्वारा परपरागण की क्रिया होगी। तो इसमें टेसेल के द्वारा परपरागण की क्रिया होती है। टेसेल क्या होते हैं, वृत्तिकाग्र और वृत्तिका वाला भाग, और अंडाशय वाला भाग बाद में फल में परिवर्तित हो जाता है, मतलब मक्का के दाने बन जाते हैं, बीज बन जाते हैं, जिनको हम फल बोलते हैं साइंस में। ठीक है, तो ये फल बन जाएंगे इसमें। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। नीट का एग्जाम उठा के देखो, पेपर देखोगे आप लोग तो वहां पर आप लोगों को ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये वायु द्वारा, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो वायु द्वारा परपरागण क्रिया मुख्य रूप से किसमें होगी, घास के पादप में होगी। ठीक है, और मक्का के जो पुष्प है उसमें भी वायु द्वारा परपरागण की क्रिया होती है। अब मक्का का पादप कैसा होता है, लिंगता के आधार पर द्विलिंगी होता है। पुष्प कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। इसमें परपरागण क्रिया कौन सी संरचना के द्वारा होगी, टेसेल के द्वारा होती है। तो ये 3 पॉइंट याद करने हैं आप लोगों को। एक तो ये याद करना है, भाई इतनी रामायण बताइए आप लोगों को, उसकी जगह आप लोगों को क्या क्या याद करना है, एक ये दूसरा वर्ड याद करना है, ये तीसरा वर्ड याद करना है, और इसमें तो कुछ याद करना है ही नहीं, बस ये घास याद करना है। ये लो साहब, ये 3 पॉइंट याद करने हैं, घास, टेसेल, एक लिंगी, द्विलिंगी। ठीक है, 3 शब्द याद करो, 5 मिनट का काम खत्म आप लोगों के लिए। तो अब ये कुछ सेकंडों का ही हो रह गया है। ठीक है, ये वायु द्वारा परपरागण की क्रिया हो चुकी है अब आप लोगों के सामने। अब अगला हम पढ़ रहे हैं जल द्वारा परपरागण। ठीक है, परिभाषा तो अब आप लोगों को याद होगी, याद हो गई होगी ना। भाई जल द्वारा परपरागण की परिभाषा क्या लिखेंगे, जब पराग कोश के परागकण, ठीक है, वहां लिखा था हमने वायु के द्वारा, अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, जब पराग कोश के परागकण
जल के द्वारा क्या हो, स्त्री के सर के वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, जल द्वारा पर परागण कहते हैं। मुझे डायग्राम में समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने इसके पहले वाले जो अभी बताया था टॉपिक में वो वहां पर समझा दिया था भाई किस प्रकार से हम परिभाषा बना सकते हैं। टाइम खराब होगा, आगे चलते हैं हम। जो जल द्वारा पर परागण की क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है इसके अंदर अधोजल पर परागण, नंबर 2 क्या होती है, अधिजल पर परागण। दो प्रकार की होगी, ठीक है। एक तो होगी अधोजल और एक होगी अधिजल पर परागण। अब अधोजल पर परागण क्या होता है और अधिजल पर परागण क्या होता है, हम इसको समझेंगे, ठीक है। अधोजल का मतलब तो है, देखो पहले तो मैं डायग्राम बता देता हूं आप लोगों को भाई कैसे समझना है। जैसे मैंने ये बनाया एक जलाशय मान लो इसको, ठीक है, पानी भरा हुआ है पूरा, ठीक है। अब यहां पर कोई पादप यहां है, और कोई पादप यहां है, ठीक है। तो अब ये पादप है, तो इस पादप के पुष्प के परागकण तो जल के अंदर ही क्या करेंगे, ये तो जल में डूबा रहता है, ये पादप तो जल में डूबा रहता है, तो इसके परागकण क्या होंगे, जल के द्वारा ही दूसरे पुष्प की वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। ये अपनी ही प्रजाति का है, तो यहां से यहां जल के अंदर ही पहुंच जाएंगे। ये दूसरा पादप है, तो इसके परागकण क्या होंगे, इसके परागकण भी जल के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचेंगे, लेकिन वो जल की सतह पर, क्योंकि यहां तक है तो अब यहां से परागकण निकलकर जल की सतह पर आ जाएंगे और जल की सतह से ये स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो एक तो जल के अंदर डूबते हुए, ठीक है, मतलब जब परागकण क्या हो, जब मतलब ऐसे पादप जो जल के अंदर पूर्ण रूप से डूबे हुए होते हैं, तो उनके परागकण भी क्या होंगे, उनके परागकण भी जल के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या एक पादप के पुंकेसर वाला भाग जो होता है एक पादप के परागकोश से निकलकर उसके वृत्तिकाग्र दूसरे पादप की वृत्तिकाग्र पर जल के अंदर ही पहुंच जाते हैं। जब जल के अंदर पहुंच जाते हैं, जल के अंदर ही पहुंच जाते हैं, तो उसे तो हम क्या बोलते हैं, अधोजल पर परागण कहते हैं। और जब परागकण कहाँ आ जाएं, परागकण जल की सतह पर आ जाएं और जल की सतह से ही दूसरे पुष्प की वृत्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं अधिजल पर परागण की क्रिया कहते हैं। आ गई बात समझ में। इसके एग्जाम्पल है जोस्टेरा, सिग्रासेज, समुद्री घास, जोस्टेरा, सिग्रासेज, समुद्री घास, नाजास, सिटेरोफिलम, सिटेरो सिग्रासेस, वो तो इंग्लिश का कोई दिक्कत नहीं है, वर्जन है, फिलम। और अधिजल पर परागण के एग्जाम्पल है हाइड्रिला, ये पादप है, हाइड्रा नहीं है, हाइड्रिला दूसरा है ये, ठीक है, हाइड्रिला, वेलिस नेरिया, पोटेमोजिटोन, पोटेमोजिटोन, मीरियो
फिल्म, मीरियोफिल्म। अब देखो एक बार और बताता हूं मैं, अधोजल परपरागण का मतलब क्या होता है। अधोजल परपरागण का मतलब है कि जो पादप है, अपन तो डायरेक्ट याद करते हैं, अधोजल परपरागण का मतलब है कि जो परागण की क्रिया होगी वो जल के अंदर ही होगी। ठीक है, तो परागकण जब जल के अंदर ही वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अधोजल परपरागण कहते हैं। और जब परागकण जल की सतह से, ठीक है, जल की सतह से वृत्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं हम अधिजल परपरागण की क्रिया कहते हैं। आगे बात समझ में, तो अधोजल और अधिजल ये दोनों टॉपिक आप लोगों के कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर अपनी बुक में इसको समझा रखा है, वेलिस नेरिया के द्वारा जल परपरागण की क्रिया को समझाइए। और आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम में भी है। और जो मैंने ये मक्का का जो बताया था ना अभी आप लोगों को, मक्का का पादप बनाया था ये, ठीक है, वो पूरा समझाया था, वो आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आएगा। तो इसको थोड़ा डबल याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आएगा और आप लोगों के थ्योरी में तो है ही सही, तो आप लोगों को 2 बार याद करना पड़ेगा। और वेलिस नेरिया के द्वारा जल परपरागण की क्रिया भी आप लोगों के प्रैक्टिकल में भी है और थ्योरी में भी है, तो आप लोगों को दोनों में ही इसको याद करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पर अच्छे से समझ लो, प्रैक्टिकल में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखो, ये जलाशय बना दिया मैंने, ठीक है। अब जलाशय में जो वेलिस नेरिया है, ये जो कुंडलन वाले हैं वो हैं मादा पुष्प, ठीक है, ये पुष्प बनाया है तो ये मादा वाला पादप है। दिखाई दे रहा है क्या सबको, यार डार्क करो इसको, मैं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा। घर पे पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो सब लोग, मैं सबके रजिस्टर चेक करूंगा किसी दिन वीडियो कॉल करके, ध्यान रखना। क्योंकि तुम ऐसे तो पढ़ते हो नहीं, कहीं दिमाग लग जाए तुम्हारा ऐसे। अब देखो ये तो है मादा पुष्प, और ये है नर पुष्प, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वेलिस नेरिया के अंदर जो नर पुष्प है उससे परागकण बाहर निकलकर कहाँ आ जाएंगे, जल की सतह पर आ जाते हैं। परागकण ये बना दिया हमने, परागकण बाहर निकलकर कहाँ आ जाता है, जल की सतह पर आ जाता है। ये जल की सतह पर आ गया, ठीक है। जैसे ही परागकण जल की सतह पर आता है तो ये जो मादा पुष्प के जो कुंडलन हैं ये कुंडलन खुल जाते हैं, और खुलने से क्या होगा, ये पुष्प भी क्या होगा, जल की सतह पर आ जाएगा। अब यहाँ से इसके कुंडलन भी खुल जाएंगे तो क्या होगा, ये जल की सतह पर आ जाते हैं। जल की सतह पर आएंगे और ये परागकण इधर जाए या इधर जाए, मतलब बहुत सारे गुच्छा होता है उसमें, तो जलाशय में तो अपन ने दोनों तरफ बना दिए, नहीं तो बच्चे बोलते हैं सर पानी का प्रवाह इधर भी तो हो सकता है, जल का प्रवाह इधर भी तो हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों तरफ भी बना दिए। तो ये क्या है कि परागकण क्या हुआ, सपोज करो तैरता हुआ यहाँ से यहाँ आया, तो ये क्या करेगा,
ये जो स्त्री केसर का वृत्तिकाग्र वाला भाग है ये परागकण को ग्रहण कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पर किस प्रकार का हो जाएगा, ये हो जाएगा अधिजल पर परागण की क्रिया हो जाएगी वेलिस्नेरिया के पादप में, ठीक है। तो वेलिस्नेरिया के पादप में इस प्रकार से जल पर परागण क्रिया होती है। ध्यान से सुनो, मैं दोबारा पूरी लैंग्वेज बोलता हूं। तो वेलिस्नेरिया का पादप है उसमें अधिजल पर परागण की क्रिया पाई जाती है, ठीक है। वेलिस्नेरिया के पादप में दो प्रकार के पुष्प होते हैं, एक तो नर पुष्प और एक मादा पुष्प। जो मादा पुष्प होते हैं उनका जो वृत्तिकाग्र वाला भाग होता है वो कुंडलित होता है, और जो नर पुष्प होते हैं उन नर पुष्प से जो परागकण बनते हैं वो परागकण जल की सतह पर आ जाते हैं। जब वो जल की सतह पर आते हैं तब मादा पुष्प के वृत्तिका के कुंडलन खुल जाते हैं। जैसे ही कुंडलन खुलते हैं तो उनकी लंबाई में वृद्धि होती है, और लंबाई में वृद्धि होकर वो पुष्प या वृत्तिकाग्र वाला भाग जलाशय की सतह पर आ जाता है। अब ये जलाशय की सतह पर आ गया, तो जैसे ही जलाशय की सतह पर आता है तो वृत्तिकाग्र वाला भाग परागकणों को ग्रहण कर लेता है या परागकणों को अपने सतह पर चिपका लेता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अधिजल पर परागण की क्रिया हो गई जल की सतह पर। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि वेलिस्नेरिया के पादप में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। कहाँ से मतलब जल की सतह पर होगी, जल के अंदर होगी, या दोनों जगह होगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अब इसमें देखो ये परागकण तो क्या है जल की सतह से ग्रहण करता है, तो निषेचन की क्रिया जल की सतह पर नहीं होगी। ध्यान से सुनना, बस ये ग्रहण करने का काम करता है यहाँ पर। लेकिन जैसे ही इसमें ये ग्रहण कर लेता है तो उसके बाद इसमें वापस कुंडलन हो जाते हैं और ये जलाशय के अंदर ही चला जाता है। तो निषेचन की क्रिया तो कहाँ होगी, जल के अंदर ही होती है। आ गई बात समझ में। तो ये वेलिस्नेरिया के पादप में जल पर परागण की क्रिया हो गई, ठीक है। अब यहां से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, जो शैवाल होते हैं, शैवाल आप लोगों को पता है कि बहुत छोटे छोटे पादप होते हैं, जलाशय के आसपास ही उगते हैं। और ये ब्रायोफाइटा के पादप भी जहां जलाशय अधिक होगा, ब्रायोफाइटा के पादप जहां जलाशय अधिक होता है वहां मतलब जलाशय में ही ये भी उगते हैं। और जो टेरिडोफाइटा के पादप होते हैं, टेरिडोफाइटा के पादप होते हैं, ये भी जलाशय के आसपास अधिक उगते हैं। तो जो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और शैवाल है, इनमें जल द्वारा ही पर परागण होता है। आगे बात समझ में। अब आप लोगों को ऑप्शंस में क्या दे सकता है, वो ऑप्शंस में जिम्नोस्पर्म भी दे सकता है, ठीक है। चारों में से किसमें पर परागण की क्रिया नहीं पाई जाएगी जलाशय के द्वारा, तो जिम्नोस्पर्म, क्योंकि इसके पादप जो होता है जिम्नोस्पर्म के पादप वो स्थल पर भी होते हैं, लेकिन ये अधिकांशतः क्या होंगे, तो ये जलाशय में ही होते हैं, जलाशय के आसपास के क्षेत्र में होंगे। तो मुख्य रूप से इनमें क्या होगा, जल द्वारा पर परागण की क्रिया ही होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जलकुंभी एक पादप का नाम है, याद रखना, ठीक है। जलकुंभी के बाद वाटर लिली, ये भी पादप है। वो कुमुदनी नाम सुना है, भ्रमर कोई, वो आता है ना गाना, भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, कुमुदनी, कुमुदनी का पादप है ये वाटर लिली, ठीक है। निम्फिया, ये भी एक पादप है, निम्फिया। निलंबो तो आप लोग जानते ही हो, कमल के फूल को बोलते हैं निलंबो, ठीक है। ये इनके कॉमन नेम है। तो अब ध्यान से सुनो, ये सब क्या हैं, जलीय पादप हैं। तो अब अपन क्या सोचते होंगे, आप सब लोग क्या सोचते होंगे, भाई जलीय पादप है तो इनमें जल द्वारा ही पर परागण की क्रिया होती है, ठीक है। लेकिन इनमें जल द्वारा पर परागण की क्रिया नहीं होती, इनमें वायु या कीट द्वारा पर
परागण होता है। जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप लोग अगर नहीं पढ़े होंगे कोई बच्चे, तो वो क्या सोचते हैं, अगर कोई जिसने ये नहीं पढ़ रखा है तो वो क्या सोचेगा कि भाई ये तो कमल कमल का ज्यादा देते हैं और इसका ज्यादा देते हैं जलकुंभी का। ठीक है, सब सोचते हैं भाई जलकुंभी या फिर कमल जी ये तो जलीय पादप है, जलीय पादप है तो कौन सा पर परागण होगा, जल द्वारा पर परागण होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, अभी मैं समझाता हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने अपने जैसा अगर में जाके देखना, कमल के फूल तो देखे होंगे आप लोगों ने, उसके जो दल और बाह्य दल होते हैं कैलेक्स और कोरोला, वो बाह्य दल तो ऐसे जल की सतह पर लेटे रहते हैं हरे हरे रंग के, और जो दल होते हैं वो ऐसे होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। अब ये जल दल क्या है, ऊपर ऐसे गुच्छे के रूप में है। अब पुंकेसर वगैरह कहाँ आते हैं, इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब ये अंदर की ओर होंगे, तो यदि ये परागकण क्या है जल की सतह पर गिर गए किसी कारण से, तो अब दल तो इसके इतने ऊंचे हैं, तो ये जल की सतह पर ही परागकण तैरता रहेगा, लेकिन वो उस पुष्प के अंदर नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो जब वो उसके अंदर नहीं पहुंच पा रहा है तो जल द्वारा पर परागण नहीं होगा। अब क्या होगा, या तो वायु तेज चले, तो वायु तेज चलने से क्या होगा, परागकण उड़ते हुए कहां चले जाएंगे, दूसरे पुष्प चले जाएंगे। या फिर क्या हो, कीट आए और कीट एक स्थान से दूसरे स्थान पर परागकण को ले जाता है। आगे बात समझ में, 2 पॉइंट यहां पर कंप्लीट हो गए हैं। अब तीसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो तीसरा पॉइंट यहां लिख देता हूं मैं। जो आप लोगों ने देखा होगा कि यदि जल के अंदर हम अपना हाथ रख दें कुछ समय के लिए, 10 मिनट 15 मिनट, तो हमारे हाथ में थोड़े थोड़े ऐसे रेसे होने लग जाते हैं। ठीक है, झुर्रियां पड़ने लग जाती है। या फिर आपको कुछ ही क्या बोलते हैं, लकड़ी वकड़ी को डाल दोगे तो वो थोड़े समय में गल जाती है। लेकिन पराग कण जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं और फिर भी जलाशय के अंदर वो नहीं नष्ट होते हैं। ठीक है ना। अब ऐसा क्यों है, इसका कारण याद रख लेना, बस सिंपल सा है कि जो जलीय परागकण होते हैं, जलीय पादपों के परागकणों के चारों ओर, याद रखना इसको, चारों ओर सलेस्मा, याद रखना है सलेस्मा का आवरण पाया जाता है। ये क्या है, सलेस्मा का आवरण चारों ओर पाया जाएगा, तो ये परागकण है और ये चारों ओर सलेस्मा का आवरण पाया गया, चिपचिपा जैसा होता है, तो उसके कारण क्या होगा, ये परागकण जल के अंदर नष्ट नहीं होता है। आगे बात समझ में, तो 3 पॉइंट यहाँ याद करने हैं। पहला पॉइंट, शैवाल बायोफाइटा टेरिडोफाइटा में किसके द्वारा होगा, जल द्वारा पर परागण होगा। जो जलीय पादप है, जलकुंभी, वाटर लिली, निम्फिया, निलंबो, इनमें ये सब जलीय पादप है, लेकिन किसके द्वारा होगा, वायु और कीट के द्वारा। परागकण लंबे समय तक जलाशय में कैसे जीवित रह सकते हैं, ये सलेस्मा के कारण ये आसानी से इसमें सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के टॉपिक भी कंप्लीट हुआ अजैविक कारक के द्वारा। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं जैविक के द्वारा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में आप लोगों को जलीय जैविक पढ़ेंगे। ठीक है।